मेरे प्यारे छात्रों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में और इसके कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोगैस प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ईजियर तरीके से, सरल तरीके से मैं आपको समझाने का यह प्रयास करूँगा। कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल जो नेचर में है, जैसे गोबर, कैटल डंग, एग्रो रेजिड्यू जो आपकी फसल के होते हैं, धान, गेहूं, और इनके जो डंठल होते हैं, जो भूसा होते हैं, ये सब चीज़ें, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एक्वेटिक वेस्ट जो जलकुंभी वगैरह होती है तालाब में आप देखते होंगे, ये सब बायोलॉजिकल मटेरियल कहलाते हैं और इनसे बायोगैस प्रोडक्शन करा जा सकता है। 3 तरीके होते हैं बायोमास से एनर्जी जनरेशन के लिए। एक डायरेक्ट कंबसन, जैसे आप देखते हैं चूल्हे में जला के पहले खाना बनता था, अभी भी बहुत जगह चलता है। दूसरा थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, जिसमें ब्रिकेट बनाते हैं जो लकड़ी की तरह उसको यूज़ करा जा सकता है और बॉयलर्स वगैरह में उसको बहुत, आपके मंडी द्वीप में बहुत यूटिलाइजेशन होता है उसका। तीसरा है बायोकेमिकल कन्वर्जन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बायोगैस डाइजेशन कहते हैं या बायोगैस प्रोडक्शन कहते हैं, जिसको हम, ये तीसरा मेथड है। बायोलॉजिकल कन्वर्जन ही हम क्यों प्रेफर करते हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और खाद जो कि हमारी वेस्ट चली जाती थी, वैसे अगर आप बायोगैस ना बनाएं, सिर्फ घूरे में या उसमें फार्म यार्ड मेन्योर बनाएं, उसमें डंप करते रहें, तो उससे जो इसकी एनर्जी वैल्यू है वो उड़ जाती है और कम हो जाती है। परंतु बायोगैस में वो सिक्योर रहती है, वो आगे हम आपको दिखाएंगे, और ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। आजकल एनवायरमेंट पर बहुत जो एम्फेसिस है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं कि इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेशली चूँकि आज का हमारा टॉपिक एनारोबिक डाइजेशन का है, बायोगैस प्रोडक्शन का है, इसके बारे में बताएंगे, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। टू प्रोड्यूस क्लीन एंड ईजी टू यूज़ फ्यूल, जो कि हम एलपीजी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे संस्थान में, हमारे विश्वविद्यालय में भी एक प्लांट लगा हुआ है जिसको आप सब देख सकते हैं, और वहाँ इसकी ब्लू फ्लेम ऐसी आती है जैसे एलपीजी की आती है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिएंट रिडक्शन, न्यूट्रिएंट्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड, जो आपको मैंने बताया, एंड मेड मोर अवेलेबल टू द प्लांट्स। वेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, और पैथोजेंस जो बीमारियां पैदा करने वाले बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो मर जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस में। ये इसकी प्रोसेस है। इसमें आप देखेंगे कि CH4 और ये डिफरेंट हाइड्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब इसकी प्रोसेस में बनते हैं बायोगैस की। और इसमें मेनली 55 से लेके 65 या 70% तक मीथेन होती है बायोगैस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और 30 से 40% डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन ऑफ डाइजेशन, CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी होती है, जिसकी कई बार आप बायोगैस के पास जाते होंगे तो आपको स्मेल आती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। ये आप देखिए कि ये बेटर मैन्योर होता है। FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, जो घूरे की खाद होती है, उसके कंपैरिजन में आप देखिए, इसमें टेबल में दिया हुआ है कंपैरिजन, कि उससे बहुत ज़्यादा बेटर ये होती है हमारी BDS जो लिखा हुआ है, बायोडाइजेस्टर स्लरी जो निकलती है, उससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की बात आजकल हो रही है, इस पर ये स्लरी यूटिलाइज करके हम बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं और हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम कर सकते हैं। एनारोबिक डाइजेशन के प्रोसेस आपको इसमें दिखाए गए हैं, इसकी जो डायग्राम से दिखाया गया है। ये आप देखिए कि हीट कन्वर्ट, मतलब पहले इसको डाइजेस्टर में डालते हैं, फिर ये आप देख रहे होंगे बीच में डाइजेस्टर है, फिर वहाँ से आपको डाइजेस्ट होगा और बायोगैस मिलेगी, और इसके अलावा आपको खाद मिलेगी, मेन्योर मिलेगी, बायोडाइजेस्टर स्लरी मिलेगी, जो कि हमारी फार्म यार्ड मेन्योर से बहुत ज़्यादा बेटर है। गैस यूटिलाइजेशन, थर्मल एप्लीकेशंस, कुकिंग प्रोसेस के लिए
आप मीथेन कंटेंट जो आपको बताया 55 से 75% तक, हीट वैल्यू जो होती है इसकी थोड़ा एलपीजी से कम होती है, 4500 से 6300 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। H2S बर्न करती है टू SO2 में। और स्क्रब्ड माने आप ये समझिए इसको प्योरिफिकेशन करना, जो आप लोग आजकल सुन रहे होंगे कि काफ़ी बायो CNG का नाम एक टर्म आजकल बहुत चल रहा है, कि उसमें हम स्क्रब करके जो चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, जो हमारी मीथेन कंटेंट को पाल्यूट करती हैं, उनको हम अलग कर दें तो हम बायो CNG की तरफ जा सकते हैं। इल्यूमिनेशन, इससे हम लैंप जला सकते हैं 1 मीटर क्यूब बायोगैस 60 वाट का लंप जो है 6 घंटे तक हम चला सकते हैं इसको, और उतने ही रोशनी देगा जितना कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाला बल्ब देता है। 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एक एरोब्स होते हैं जो कि एयर की उपस्थिति में काम करते हैं, वर्क इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर, आप यूं समझिए। दूसरे एनारोब्स होते हैं, एनारोबिक प्रोसेस इसीलिए बायोगैस प्रोडक्शन को कहा जाता है, जो कि एयर की एब्सेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। तीसरे होते हैं जो दोनों तरफ रहते हैं, जो फैकल्टेटिव कहलाते हैं माइक्रोब्स। ये एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक की तरह काम कर सकते हैं। तो ये तीनों जो स्पेशली फैकल्टेटिव एंड एरोब्स, ये दोनों मिलकर डाइजेशन करते हैं। अब इसके जो मेन प्रोसेस है, जस्ट आपको ग्लिम्स बताने के लिए कहूँगा कि हाइड्रोलिसिस पहला प्रोसेस होता है, जहाँ की कॉम्प्लेक्स मटेरियल टेकन इनटू सिंपल मटेरियल, वो टूटते हैं। जो लोग केमिस्ट्री से होंगे वो जानते होंगे कि कैसे इसकी एक्शन होती है और कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपलर मटेरियल में ये टूटते हैं, सिंपलर कंपाउंड्स में विच आर इजियर टू डाइजेस्ट। देन एसिड फॉर्मेशन होता है। इतना आप अगर 3 स्टेप्स याद रखेंगे तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जिसका एंड प्रोडक्ट होता है CO2। और मीथेन फॉर्मेशन थर्ड वन, जिसमें कि CO2 कन्वर्ट होती है CH4 में और CO2 बनी रहती है। तो ये 3 स्टेप्स, हाइड्रोलिसिस, एसिड फॉर्मेशन, मीथेन फॉर्मेशन, ये मेजर 3 स्टेप्स हैं जो कि बायोगैस प्रोडक्शन के लिए होते हैं। ये आपको प्रोसेस दिखाया गया है डिफरेंट उसको, तो वहाँ आपको 3 स्टेप मैंने बताया, लेकिन उसको डिफरेंट जो स्टेजेज हैं, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस जिसमें एसिड बनते हैं, देन एसिटोजेनेसिस, देन मीथेन फार्मिंग या मीथेनोजेनेसिस, ये जो आपके डिफरेंट इसमें मीथेन फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं ये बनाते हैं। लास्ट प्रोडक्ट है आपको जिसकी आपको ज़रूरत होती है, और जो 55 से 65% तक हमारे मीथेन में होता है, बायोगैस में मीथेन होती है, जिसको यूज़ करके हम एज गुड एज LPG की तरह इसको चला सकते हैं। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में यहाँ बताया गया है कि इसके बारे में पॉलीमर्स कैसे क्या टूटते हैं, कैसे क्या बनते हैं, लिपिड्स और ये सब थोड़ा केमिकल है, परंतु इसको अगर ध्यान देंगे तो आप इतना जानिए कि हाइड्रोलिसिस में ये होता है। एसिडोजेनेसिस में क्या होता है ये यहाँ दिखाया हुआ है। फिर एसिटोजेनेसिस में क्या होता है ये आपको बताया गया। VFA मीन्स वॉलेटाइल फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू मीथोजेनिक सबस्ट्रेट लाइक एसीटेट। ये केमिस्ट्री के वो चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग पढ़े तो होंगे इंटरमीडिएट वगैरह में या 12th में, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देन मीथेनोजेनेसिस होती है जिसमें आपकी मीथेन बनती है अप टू 70%, और जो आपको मैंने इसका कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताया था 30 to 40% CO2 होती है, और मीथेन होती है, और H2 होती है, और कुछ ट्रेसेज में H2S होती है। अब आपको हम बताते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बायोगैस प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक तो टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 3 टेम्परेचर की जो कैटेगराइजेशन करा गया है कि अगर टेम्परेचर कहीं का, ये टेम्परेचर का मतलब एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ईयर है, ये आप मत समझिएगा एक पर्टिकुलर सीजन का, इट इज एवरेज टेम्परेचर फॉर द ईयर। सो इफ द टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, then it is known as the psychrophilic process. When the temperature ranges between 25 to 39 degree Celsius, it is known as the mesophilic, जिसमें हम लोग ज़्यादातर बायोगैस प्रोडक्शन इस प्रोसेस में करते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, जम्मू कश्मीर और
इस तरह के ठंडे इलाके छोड़ दीजिए, तो हम जो प्लेन इलाके हैं यहाँ पर हमको 25 से लेकर के और 30 डिग्री तक टेम्परेचर एनुअल हमको मिल जाता है और बायोगैस प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त है। थर्मोफिलिक होता है, जिसमें थर्मोफिलिक बैक्टीरिया या थर्मोफिलिक माइक्रोब्स काम करते हैं। उसकी 40 to 60% डिग्री सेल्सियस इसकी जो रेंज होती है, तो ये इसके लिए अलग टाइप के माइक्रोब्स होते हैं थर्मोफिलिक, जो हाइयर टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं। पीएच ये 6.6 to 7.6 ये इसकी रेंज होती है, और ऑप्टिमम रेंज ऑफ द पीएच फॉर द सक्सेसफुल आर बायोगैस प्रोडक्शन इज 7.0 to 7.2। एसिड फार्मिंग बैक्टीरिया कैन टॉलरेट अप टू 5.5। अगर 5.5 से नीचे हो गया पीएच तो वो एसिड फार्मिंग बैक्टीरिया नहीं काम करेंगे और आपका बायोगैस प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। रिटेंशन पीरियड कंट्री के टेम्परेचर प्रोफाइल के अनुसार डिफरेंट उसमें बांटा गया है, और 30 to 90 डेज, जैसे जब कोल्डर रीजन है तो वहाँ ज़्यादा दिन तक हम इसको रिटेंशन पीरियड का मतलब होता है कि कितने देर तक या कितने दिनों तक हम जो भी मटेरियल फीड कर रहे हैं उसको कितने दिनों तक हम वहाँ रिटेन करना चाहते हैं। इसका थ्योरेटिकल जो ग्राफ आपको आगे अभी दिखाएंगे, ये निकाला गया है कि जितना ज़्यादा हम दिनों तक इसको रखेंगे एक ऑप्टिमम पॉइंट आएगा, वहाँ से फिर ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि पता लगता है बायोगैस प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, और एक ऑप्टिमम पोजीशन होती है जहाँ मैक्सिमम हम बायोगैस ले सकते हैं। ये ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, इसमें दिखाया हुआ है डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर्स पर ग्राफ की क्या सिचुएशन है और कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर हमको चुनना चाहिए। ये लैब स्टडी है, परंतु इट इज़ वेरी मच फिटेड टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द एनारोबिक डाइजेशन बायोगैस प्रोडक्शन, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको बताया ही था अभी। एप्लीकेशन बायोगैस के कौन कौन से हो सकते हैं? खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, कुकिंग, लाइटिंग, पावर जनरेशन। आपकी सूचना के लिए बता दूं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अबाउट 300 to 350 मीटर क्यूब बायोगैस प्लांट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द डिफरेंट प्लेसेस इन द पंजाब स्टेट, यू कैन वेरी वेल सी। एंड जो वहाँ बड़ी बड़ी डेयरीज हैं वहाँ पर लगाया हुआ है, और उनकी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारा बायोगैस पर जनरेशन सिस्टम सफिशिएंट है। न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन राइस स्ट्राइक के बारे में दिया 9%। टोटल TSC मीन्स टोटल सॉलिड कंटेंट, कितना उसमें सॉलिड है, और 45 डेज रिटेंशन टाइम जो आपको अभी बताया था रिटेंशन पीरियड, और 26 से 29 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको कर सकते हैं। ये आपको दिखाया गया है कि कितना हम इसको फीड कर सकते हैं। लोडिंग रेट के बारे में आपको बताया गया है कितना लोडिंग रेट ऑप्टिमम रहेगा। उसके बारे में अब सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, इसका बारे में आपको बताया गया है कि जो किचन वेस्ट, कैटल डंग, इवन ड्राई क्रॉप रेजिड्यूज, किचन एंड डाइनिंग हॉल वेस्ट, सब्जियों के जो काटने के बाद छिलके होते हैं जैसे गोभी वगैरह के, जो भी आप है, इन सब का यूज़ करके आप बायोगैस प्रोडक्शन कर सकते हैं। 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन कौन से डाइजेशन प्रोसेस होते हैं। तो एक होता है बैच ऑपरेशन, जिसमें कि मटेरियल एक बार में फीड कर दिया जाता है और उसके बाद उसको डाइजेस्टर को बंद कर दिया जाता है, और उसको 30 to 90 डेज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उससे गैस हम लेते हैं, और फिर आफ्टर 90 डेज उसको हम खाली करके फिर से दूसरा फीड करते हैं। सो दिस इज नोन एज बैच ऑपरेशन। बैच, एक बैच में, जैसे आपके स्टूडेंट्स होते हैं ना, इस बैच में कितने स्टूडेंट हैं, समथिंग लाइक दैट। देन सेमी कंटिन्यूअस, मटेरियल इज वंस और ट्वाइस फेड इनटू द डाइजेस्टर। जितने भी डोमेस्टिक या घरेलू बायोगैस प्लांट्स हैं उसमें सेमी कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉलो करा जाता है या लागू करा जाता है, जिससे कि मटेरियल 1 या 2 बार दिन भर में हम उसको फीड करते हैं और बायोगैस प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जो वेस्ट वाटर है या इस तरह के जो मटेरियल्स हैं उनमें कंटिन्यूअस ऑपरेशन ये करते हैं, कंटिन्यूअसली उसमें फीड करा जाता है लिक्विड मटेरियल और उससे बायोगैस प्रोडक्शन करा जाता है। सो 3 तरह के ये मेन प्रोसेस हैं, बैच ऑपरेशन, सेमी कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन। सो थैंक यू वेरी मच। इतना अगर आप लोग याद रखेंगे
तो मुझे लगता है कि बायोगैस के बारे में आपको बहुत जानकारी होगी, कम से कम कोई डिस्कशन होगा तो उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।